हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। वी आर गोइंग टू अनलॉक इट्स ऑल केसेस। ऑल केसेस कहने का मतलब है कि हम सबसे पहले सिंपल पेंडुलम को एज ए एंगुलर ऑक्सीलेटर की तरह एनालाइज करेंगे। We will going to derive the result out of this observation. Now हम लोग फिर उसी सिंपल पेंडुलम को एज ए लीनियर एसएचएम के तौर पे कंसीडर करेंगे और ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो दोनों ऑब्जर्वेशंस में सेम आता है। ठीक है, बट हमारा रिस्ट्रिक्शन एक है कि जो ऑक्सीलेशंस के लिए जो एम्पलीट्यूड हम लेंगे वो बहुत ही स्मॉल लेंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली कंडीशन दैट लेट्स दिस सिंपल पेंडुलम टू एक्ट लाइक ए एसएचएम। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्रेम में सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो में फाइनली जो हम कंक्लूड करेंगे कि क्यों स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस मैटर करता है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में, साथ में कैसे एंगुलर और जो लीनियर डेरिवेशंस है वो सेम रिजल्ट की तरफ कन्वर्ज करता है, एंड कब हम लोगों को कौन सा कंडीशन में यूज करना है, और दूसरा चीज है कि व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड व्हेन यू आर इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में कहने का मतलब क्या है कि वो ऐसा सिचुएशन जैसे आप मान सकते हैं कि आपका जो सिंपल मतलब ऑक्सीलेटर है वो जैसे लिफ्ट में ट्रेवल कर रहा है ऊपर या नीचे, क्या होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेटिंग है, या किसी गाड़ी में वो लेफ्ट या राइट जा रहा है तो उस केसेस में एक्सेलरेट हो रहा है, तो उस केसेस में टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट होगा, या नहीं तो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे वो डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग है तो उस केसेस में टाइम पीरियड जो होगा उसमें मतलब सस्पेंडेड उसका सिंपल ऑक्सीलेटर का कैसे इफेक्ट होगा, इन सभी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। सो प्लीज बने रहेंगे इस वीडियो के साथ जो है सो। तो लेट्स मूव ऑन। अगर आप देखें तो कोई भी जो आइडियल सिंपल पेंडुलम होता है वो एक्चुअली में एक पॉइंट मास से बनता है जिसके साथ एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अटैच्ड होता है जो कंप्लीटली वेटलेस होता है और परफेक्टली फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब क्योंकि जब आप एक सिंपल पेंडुलम बनाते हैं तो वो एक्चुअली में स्ट्रिंग ऐसे ऐसे जो है ऑक्सीलेट करता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो आपका जो ऑक्सीलेशंस हो रहा है तो इसमें फ्लेक्सिबल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो ऑक्सीलेट करेगा अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी को मतलब इस कर्वेचर पाथ को रेजिस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो है सो आपका आइडियल कंडीशन प्रिवेल नहीं करेगा। इसीलिए कहता है क्या चीज है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल वेटलेस होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल मतलब कि मोशन के दौरान उसके लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, और परफेक्टली फ्लेक्सिबल मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स ना हो जो उसको फ्रीली ऑक्सीलेट करने के लिए जो है सो रोक रहा हो। तो इस एज्यूम्शन के साथ आपका एक आइडियल सिंपल पेंडुलम बनता है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आपको ना तो पॉइंट मास पॉसिबल है नहीं आइडियल स्ट्रिंग पॉसिबल है। सो इन रियलिटी आप कह सकते हो neither a point mass or a weightless string exist, and so we can never construct a simple pendulum strictly according to the definition। डेफिनेशन के हिसाब से हम सिंपल पेंडुलम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लेकिन लैब सेटअप में क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रिंग हम लें वो लगभग मासलेस हो इन कंपेरिजन टू द बॉब दैट इज अटैच्ड टू दैट पेंडुलम। ठीक है, तो बॉब के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग का मास लगभग जीरो है, मतलब इस तरह का वेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो अब दूसरी चीज होती है जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो होता है वो जनरली आइडियल कंडीशन में तो ये पॉइंट मास है। ये जो आप बॉब देख रहे हैं इट इज अज्यूम्ड एज अ पॉइंट मास। तो पॉइंट मास के केस में तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो क्या है कि ये बॉब सर्कुलर है तो इसका जो ये पार्ट होगा ये पार्ट भी आपको कंसीडर करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आपको जो कहा जाता है कि लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। But when you assume bob itself as a point mass, then it will simply be for analysis, ideal analysis के लिए आप कह सकते हो कि it is the length of the rope। तो चलिए अब हम इसी पेंडुलम को एनालिसिस करते हैं कैसे, एज ए एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के तौर पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक कंडीशन होने के लिए क्या चाहिए कंडीशन कि जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंड इट शुड बी व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आपका लीनियर एसएचएम में क्या था a इज इक्वल टू व्हाट, जो a था वो कितना था ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x बोलते थे। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। उस तरह से अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ
क्या चीज, एंगुलर एसएचएम, कि जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है इट शुड बी लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ना है, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए जो कंडीशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल शुड बी अ लीनियर फंक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और साथ में ये है कि डायरेक्शन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ ए एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ दिस इज अ बॉब। अगर आप इस कंडीशन में देखो तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स टी स्ट्रिंग में अपवर्ड लग रहा होगा और वेट mg नीचे डाउनवर्ड लग रहा होगा, और ये जो सिचुएशन है वो क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्या है ये, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बॉब को क्या करते हैं कि वी डिस्प्लेस इट, ठीक है। सो वी पुल्डेड दिस बॉब, ठीक है, एंड बाय एंगल थीटा, हमने थीटा एंगल से इस बॉब को पुल किया, और इसको जब हम रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इट विल ऑक्सिलेट इन ए सर्कुलर आर्क। कैसे, अगर ये सेंटर ऑफ पॉइंट ले लो तो ये इस तरह से एक सर्कुलर आर्क बनाता हुआ ऐसे फिर ऑक्सिलेट करेगा, ठीक है। इट विल ऑक्सिलेट इन ए सर्कुलर आर्क, ऐसे करके ये ऑक्सिलेट करेगा। सो इफ द पार्टिकल इज पुल्डेड असाइड, मतलब इफ बॉब इज पुल्डेड असाइड एंड रिलीज्ड, इट ऑक्सिलेट इन ए सर्कुलर आर्क विथ द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ। इस आर्क का जो सेंटर पॉइंट है वो कहां होगा, ये पॉइंट होगा। दिस इज द सेंटर पॉइंट। सो पार्टिकल मेक, अगर आप गौर फरमाएं तो देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉब है, इट मेक प्योर रोटेशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन OA व्हिच इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ मोशन। ये जो प्लेन ऑफ मोशन है इसके परपेंडिकुलर, मतलब जैसे मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ एक स्ट्रिंग बंधा है और ये बॉब ऐसे ऑक्सिलेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये बॉब क्या है, इट इज इन ए प्योर रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर पूरा रोटेट करता तो ऐसे सर्कुलरली रोटेट करता, बट इट इज एक्सेलेरेशन, मतलब ये क्या ऑक्सिलेट कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो क्या चीज, कि द पार्टिकल इज इन ए प्योर रोटेशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन OA व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन का प्लेन ये है और ये जो लाइन है वो प्लेन ऑफ मोशंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ कंसीडर द बॉब व्हेन द स्ट्रिंग इज एट एन एंगल थीटा, मतलब मान लो कि किसी पर्टिकुलर स्टांस पे स्ट्रिंग जो है वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब अगर देखो इस पे फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, अभी टेंशन फोर्स टी इधर लग रहा होगा और जो वेट होगा इसका वेट mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ऐसे लग रहा होगा। तो इस दोनों फोर्स की वजह से जो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क होगा which will try to bring this displacement, bring the bob to the original condition। तो जो नेट टॉर्क होगा हम ये लिख सकते हैं कि टाउ नेट, दिस इज द सम ऑफ टॉर्क ड्यू टू द टेंशन फोर्स T प्लस टॉर्क ड्यू टू द मास वेट mg, ठीक है। दो फोर्सेस है, दो फोर्स की वजह से टॉर्क का सम। अब देखो एक फोर्स क्या हो रहा है, तो ये पॉइंट O से क्रॉस पास कर रहा है, तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आपको अगर नहीं आता ये चीज तो आप हमारे टॉर्क के वीडियोस को रेफर करें, यू विल बी हैविंग ए क्लियर पिक्चर। सो टॉर्क ड्यू टू द टेंशन फोर्स हेयर विल बी जीरो, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि टॉर्क ड्यू टू द टेंशन फोर्स विल बी जीरो। क्या लिखा मैंने इसको, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स इज जीरो, ठीक है। और टॉर्क ड्यू टू द mg की अगर हम बात करते हैं, टॉर्क ड्यू टू mg, तो मैंने कहा भी है आपको, मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि ये एक्सिस है, ठीक है, और कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे फोर्स मान लो F इधर की ओर एक्ट हो रहा है, और इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये R है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क ये R है, इज इक्वल टू व्हाट, R क्रॉस F। हमने सिखाया है टॉर्क क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, अगर आप लिखते हो तो दिस इज R क्रॉस F, और जब इसको आप करोगे क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये आता है RF साइन थीटा, ठीक है, विच इज बेसिकली R साइन थीटा इंटू फोर्स F। तो ये जो R साइन थीटा वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ये जो पॉइंट मास है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ऑन ए वर्टिकल एक्सिस, दिस इज R साइन थीटा, ठीक है। तो इस R साइन थीटा को F से मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाता है, बाकी डायरेक्शन का प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन केवल हम मैग्नीट्यूड को लेकर के कर रहे हैं। तो आप देखो यहां से कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इस बॉब का, इस पोजीशन पे वो क्या है, ये L है,
एंड ये जो L है इसका प्रोजेक्शन अगर हम इसके परपेंडिकुलर देखें, मतलब इस डायरेक्शन में अगर इसका हम प्रोजेक्शन देखें तो ये जो प्रोजेक्शन होगा इसका, अगर आप देखो ये परपेंडिकुलर हुआ, इस L का प्रोजेक्शन अगर इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा। सिंपली जैसे कि यहां है तो कहीं ना कहीं हम mg की वजह से जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया mg_L sin थीटा। सो फाइनली वी हैव टोटल नेट टॉर्क टाउ नेट इज इक्वल टू mg_L sin थीटा, वेयर दिस इज L sin थीटा, दिस इज व्हाट, L sin थीटा। वो एक्चुअली में क्या है, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ L है और ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। दैट्स व्हाई इट्स प्रोजेक्शन ऑन दिस एक्सिस, जो कि क्या है, एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर है। तो ये जो प्रोजेक्शन होगा L sin थीटा हो गया और इस पे जो वेट लग रहा है यहाँ पे नीचे mg लग रहा है। सो फाइनली इस mg की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, ये होगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द नेट टॉर्क ऑन द पार्टिकल। क्योंकि क्या है कि जो टॉर्क और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो तुम लिख सकते हो अल्टीमेटली जो नेट टॉर्क है, टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क, वो क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ mg_L sin थीटा। ठीक है, तो मैंने तो कहा कि एंगुलर एसएचएम के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट शुड बी अ लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा। क्या आपको दिख रहा है कि इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा? नॉट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, साइन थीटा है यहाँ पे, एंड साइन थीटा इज नॉट जस्ट लाइक थीटा, इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसीलिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम थीटा टू बी स्मॉल, थीटा टू बी स्मॉल, मतलब चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग छोटा एज्यूम करते हैं। सो तब क्या होता है, तब साइन थीटा, क्योंकि आप देखेंगे अब जाके उसका मैथमेटिकल साइन थीटा का चार्ट देखें तो साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा इफ थीटा इज टेंडिंग टू जीरो। मतलब थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को एज ए थीटा आप एज्यूम कर सकते हैं। सो दैट एज्यूम्शन, ये जो एज्यूम्शन है, इस एज्यूम्शन की वजह से ही आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप लिखते हो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg_L थीटा। समझ में आ रही है बात? अब देखो तो अब आपका जो इक्वेशन है रिस्टोरिंग टॉर्क का, इट इज सम लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा। सो यू कैन से नाउ द पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ओके, अब यहां से समझो जो टॉर्क होता है, न्यूटन्स का जो लॉ है, टॉ बराबर क्या होता है, टॉ बराबर होता है I, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी ऑफ द पार्टिकल इनटू alpha. And what is the value of the moment of inertia of this particle when it is oscillating? The particle is simply rotating about this axis OA, एक्सिस OA के अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है और इसका जो एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, L है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू क्या हो जाएगी, द मास ऑफ द बॉब m into L पे स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉब अबाउट द एक्सिस OA। ठीक है, तो फाइनली यू कैन सी कि जो टॉर्क की वैल्यू है, अब I की वैल्यू अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो गया mL स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस mg_L यहाँ पे थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आई होप। तो यहां से देखेंगे तो m से m घट गया एंड फाइनली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ g/L इंटू थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इससे आप अगर स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एसएसएम को कंपेयर करो, you will get omega square is equal to g/L, and this will give you omega is equal to root under g/L, and यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो t बराबर 2 pi by omega, and this will gives you the result of t बराबर 2 pi root under L by g. So finally you calculated the time period of this simple oscillator. ये जो ऑक्सीलेशन होगा टू एंड फ्रो, इसका टाइम पीरियड तुमने निकाला t बराबर 2 pi रूट अंडर L by g। लेकिन इस टाइम पीरियड को आप बोलोगे क्या चीज है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, बट इट इज बेस्ड ऑन द बेसिक एज्यूम्शन कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, व्हिच लीड्स टू साइन थीटा अप्रोक्सीमेटेड एज सिंपली थीटा, और तब जाकर के ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो आई होप कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आप समझ गए।
अब चलते हैं हम लोग इसी केस को, इसी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को एज ए लीनियर एसएचएम के तौर पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज स्मॉल, मतलब ये जो यहां से यहां का जो ऑक्सीलेशन हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मैं ऐसा करता हूं, इसको अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया x, ठीक है। सो इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज स्मॉल, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। अभी तो देखोगे पार्टिकल ऐसा आया है, थोड़ा सा कर्वेचर आप नोटिस कर रहे हो, लेकिन अगर ये पार्टिकल था और ये सिर्फ यहां से केवल यहां आता तो अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस क्या होता, लीनियर होता। तो ये डिस्टेंस जो है सो लीनियर हो जाता जो है सो। तो यही एज्यूम्पशन ये कह रहा है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज स्मॉल, मतलब कि जो ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल है, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली ए स्ट्रेट लाइन एंड द मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक मीन पोजीशन होता है, तो ये पोजीशन जैसे मान लो मैं इसको बनाता हूं, ये हो गया एक्सिस से रिप्रेजेंट करूं, दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द पोजीशन वेयर द पार्टिकल, ठीक है। अब ये अगर आप इसके मोशन को ट्रेस करो तो इट इज सिंपली ए लीनियर एसएचएम। सो ये तभी संभव है जब क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन में स्मॉल लेते हैं। तो सपोज स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एट द टाइम टी, मतलब किसी टी टाइम इंस्टेंट पे स्ट्रिंग का एंगल जो है सो थीटा ये बन रहा है। अब आप देखोगे क्या, इस पे फोर्स तो वही लग रहा है, टेंशन फोर्स टी इधर, और वेट जो लग रहा है इसका ये mg इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। अगर आप देखो तो इस वेट को अगर हम इस एक्सिस के अलोंग तोड़े तो दिस इज सिंपली व्हाट, दिस इज एंगल थीटा, थीटा। सो mg का एक कंपोनेंट इधर हो गया mg यहाँ पे cos थीटा, ठीक है, दिस इज mg cos थीटा। और तो टेंशन फोर्स जो है इसको कंपोनेंट में तोड़ोगे तो ये जो पर्टिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर होगा तो आप लिख सकते हो इसको व्हाट, ये थीटा है तो यहाँ भी ये भी थीटा होगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये हो गया t यहाँ से cos ऑफ थीटा, एंड इसके डायरेक्शन में इधर x के डायरेक्शन में अगर लो दिस इज t sin थीटा। तो अगर मैं mg को अभी कंपोनेंट में ना तोड़ू, मतलब यहाँ में मतलब mg को mg रहने दूं, तो कहीं ना मैं कह सकता हूं कि जो mg है, जो वेट ऑफ द बॉब है, इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन फोर्स cos थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, विच इज एक्टिंग टू ब्रिंग द बॉब टू इट्स इनिशियल पोजीशंस पे लाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आप बात करो तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिख सकते हो, जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो Fr है, दिस इज इक्वल टू क्या चीज, माइनस ऑफ t sin theta. Why minus? Because this restoring force is trying to bring the particle to the original position, मतलब डिस्प्लेसमेंट x के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, that's why it is minus t sin theta. अब अगर गौर से देखो तो थीटा ये लेंथ हो गया l और ये डिस्टेंस अगर मैं कह रहा हूं x है, ठीक है। ये जो आपका अप्रोक्सीमेशन जिसको कह रहे हैं, अगर मान लो ये x है तो मैं कहीं ना कहीं थीटा इक्वल टू क्या होता है, x l by r। यहाँ जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, l बाई एल, मतलब आपका हो गया x, यहाँ जो l है वो क्या है, जो आपका ये है, तो l हो गया x बाई l, इसलिए आप लिख सकते हो क्या चीज की, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू x बाई l, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि चूंकि थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हमने कहा कि जब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन स्मॉल रख रहे हैं, मतलब हम थीटा को टेंडिंग टू अप्रोक्सीमेटली 0 रख रहे हैं, एंड दैट लीड्स टू साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। इसकी वजह से साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, एंड दिस थीटा इज नथिंग बट व्हाट, x बाय लेंथ ऑफ द पेंडुलम l। सो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स Fr इज इक्वल टू माइनस t इंटू x बाय l हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस t इंटू x बाय l। सो फाइनली वी हैव द रिस्टोरिंग फोर्स जो Fr है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बाय L। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो माइनस ऑफ x बाई एल इंटू यहाँ पे टेंशन फोर्स T आ गया, हाँ, या फिर माइनस ऑफ T बाई एल इंटू x आ गया। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है Fr, जो कि क्या कर रहा है, जो इस बॉब को इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो हम फोर्स कांस्टेंट अगर निकालते हैं k की वैल्यू, देन दिस इज नथिंग बट टेंशन फोर्स T बाई एल आ जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस पेंडुलम। और आपको पता है कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, k इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज k,
k इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो क्या चीज यहां से कि k इक्वल टू व्हाट m इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज k एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू t बाई यहां से L हो जाता है, दिस इज इक्वल टू t बाई L हो जाता है। अब जरा एक चीज बताओ मुझे कि टेंशन फोर्स क्या होगा। ये जो बॉब है टेंशन फोर्स T इधर लग रहा है, वेट जो है बॉब का ये इधर नीचे mg लग रहा है, ठीक है। और इसके पास जो कि ये बॉब क्या है, तो बॉब के पास ये क्या है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी v, ठीक है। तो इस वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये बॉब ऑक्सीलेट कर रहा है प्योर रोटेशन में अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो, तो कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो कि ये जो आपका है मतलब इस पे ये नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करूं, मतलब मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूं कि कहीं ना कहीं ये सर्कुलर पाथ को ही फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेटेड होगा। तो जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा m v स्क्वायर बाई l, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन and this centripetal acceleration is what is equal to tension force T, और ये जो mg है ये थीटा है, तो यहाँ ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया mg cos थीटा, mg cos ऑफ थीटा, तो लिख सकते हो T माइनस mg cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन से टेंशन फोर्स T अगर निकालो तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, mg cos ऑफ थीटा प्लस m इंटू वी स्क्वायर बाई एल। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा थीटा क्या है, थीटा है हमारा टेंडिंग टू जीरो, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। क्या है, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशन में एज्यूम कर रहा हूं, तभी थीटा जीरो ले रहा हूं। तो इसकी वजह से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और देखो यहां से कि जब स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन ले रहे हैं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्मॉल होगी, और इसीलिए v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। तो अल्टीमेटली हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सो फाइनली द टेंशन फोर्स जो T निकला, दिस इज इक्वल टू व्हाट, mg। तो कहीं ना कहीं आपने क्या देखा कि इस ऑक्सीलेशन के दौरान हम अप्रोक्सीमेटली टेंशन फोर्स को कांस्टेंट, मतलब एज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी टेंशन फोर्स यही था T इक्वल टू mg, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, और मोशन के दौरान भी टेंशन फोर्स हम लोग यही लिए हैं। सो दैट लीड्स टू द रिजल्ट कि जो आपका ओमेगा है, यहां से देखो, यहां जो m ओमेगा स्क्वायर, ये जो इक्वेशन मान लो ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में अगर टेंशन फोर्स की वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग दिस इन इक्वेशन ए, ठीक है, पुटिंग दिस इन इक्वेशन ए, यहीं पे कर लो इसको। सो अगर देखो यहां से, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी, फ्रॉम ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए से अगर देखो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी टी बाई एल इंटू एम, और टी की वैल्यू आ गई है एम जी बाई यहां से एल इंटू एम। सो यहां से एम कट गया, सो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है, रूट अंडर ओमेगा इज इक्वल रूट अंडर जी बाई एल, एंड सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो मेरे पास एक बहुत ही यूजफुल रिजल्ट आया, वो ये था कि जो टेंशन, जो आपका जो स्प्रिंग मतलब कांस्टेंट है, ये है आपका कांस्टेंट k इज इक्वल टू टी बाई एल है, where t is the tension in the string at equilibrium situation. So in simple pendulum we can derive the value of equivalent force constant. मैंने derive किया ना, ये क्या था, this is the equivalent force constant, equivalent force constant, this is the equivalent force constant, and this is equal to what, tension in the pendulum at equilibrium situation by the length of the pendulum. So in simple pendulum we can find the value of equivalent force constant of oscillation as k equivalent is equal to T naught by L, ठीक है, where T naught क्या है, the T naught is the tension when the pendulum is at rest in vertical position, मतलब कि ये पेंडुलम है और ये जो इस पोजीशन में जो टेंशन फोर्स होगा, जब mg इधर लग रहा होगा और टेंशन फोर्स T naught इधर लग रहा होगा, then this T naught is equal to mg। अब कहता है कि ये रिजल्ट बड़ा यूजफुल है, क्यों, क्योंकि इवन इन केस of simple pendulum in accelerated frame of reference we can use the same approach for calculating the equivalent force of oscillations।
जो हम लोग सेम अप्रोच के थ्रू जो है सो हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑक्सीलेशन। अगर हम आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम में भी अगर हमने ये के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली, वी कैन सिंपली कैलकुलेट द टाइम पीरियड टी। सो इन दिस केस टी नोड इज, लेकिन जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम की बात करेंगे तो जो टेंशन फोर्स टी नोड होगा इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेटेड फ्रेम। लेकिन उस समय जो टेंशन होगा वो एक्सेलरेटेड फ्रेम के रिस्पेक्ट में लगेंगे, तब जाकर के हमारा रिजल्ट आएगा। तो इस चीज का हम लोग अभी यूज करेंगे जो है सो नाउ as we have derived and concluded कि चाहे हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के तौर पे सिंपल पेंडुलम को कंसीडर करें, ठीक है, यानी तो एंगुलर एसएचएम के तौर पे कंसीडर करें, बोथ आर लीडिंग टू द सेम रिजल्ट, बट आवर बेसिक एज्यूम्शंस रिमेन्स कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशंस है इट शुड बी स्मॉल, ताकि हम लोग साइन थीटा को थीटा के फॉर्म में अप्रोक्सीमेट कर सके। नहीं तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एसएचएम है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे पास केस है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो पहले हमको ये सोचना होगा कि हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारा जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था जिससे कि सिंपल पेंडुलम लटका हुआ था, तो ये जो सस्पेंशन पॉइंट था ना, ये क्या था कि मतलब इनर्शियल फ्रेम में था या फिर ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा था। बट यदि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट होगा, चाहे वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो या अपवर्ड एक्सेलरेट हो या स्लोप के अगेंस्ट या स्लोप के डाउन, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होगा, एक्सेलरेटिंग होगा। तो उस केसेस में क्या होगा कि हम लोग जाकर के एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठ जाएंगे, और तब हम चूंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठ गए मतलब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स, तभी न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने बिना स्यूडो फोर्स लगाए गलती से नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के फिजिकल सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर लिया और सिंपली स्यूडो फोर्स को इग्नोर कर दिया, देन यू आर गोइंग टू come out with a wrong interpretation of Newton's laws. So यहां हम देखेंगे कि कैसे स्यूडो फोर्स आपके साथ यहां पे मजाक करता है। तो पहला जो केस है ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग अप और रिटार्डिंग डाउन। सो सिंपली एक्सेलरेटिंग अप की बात करते हैं, यू कैन कोरिलेट विद द रिटार्डिंग डाउन केस। तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये जो पॉइंट है ना, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर भागा जा रहा है, उस केसेस में टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट करेगा। सो सिंपल केस है यहाँ कि ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम अभी इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में है, और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना वो ए एक्सेलरेशंस के साथ ये भागा जा रहा है ऊपर की तरफ। मैंने आपको कहा है कि जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट होता है के इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, टेंशन फोर्स टी बाई एल। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ डिराइव किया है के इक्विवेलेंट इज टेंशन फोर्स टी बाई एल या फिर टी नोट बाई एल, जहां पे कि टी क्या होता है, टी क्या होता है, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम। क्या है, टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम। तो यहां तो ये जो चीज हमने डिराइव किया था वो कब हमने डिराइव किया था, वो हमने इनर्शियल फ्रेम में डिराइव किया था। इस प्रॉब्लम को भी जो है ना, सो हम जो कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जा रहा है, मैं यहाँ पे ग्राउंड पे ऑब्जर्वर बन करके इस सिचुएशंस को चूंकि देख रहा हूं, तो मैं इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसलिए यहाँ स्यूडो फोर्स का खेल में नहीं खेलूंगा। हाँ, अगर मुझे मन करेगा तो मैं जाके इस बॉब पे बैठ जाऊंगा एंड नाउ, या फिर मैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे बैठ जाऊंगा और यहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो यहाँ स्यूडो फोर्स का खेल शुरू होगा। तो दोनों चीजें रिजल्ट तो सेम ही आनी है। मैं इसे इनर्शियल फ्रेम में बैठ के बना देता हूं आपके लिए। तो अब देखो, इनर्शियल फ्रेम में मैं अगर देखूं तो मैं अगर अप्लाई करूं न्यूटन्स लॉ इस बॉब पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि चूंकि बॉब अपवर्ड एक्सेलरेटिंग है, तो मैं मैं बाहर से यही समझूंगा कि ये टेंशन फोर्स टी और माइनस जो mg है, इसकी वजह से ही नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड मिल रहा है m इंटू ए, और इससे हम निकालेंगे टेंशन फोर्स एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज m इंटू जी प्लस ए। तो टेंशन फोर्स एट इक्विलिब्रियम अगर हमसे ये निकल गया, तो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हमसे निकल गया m इंटू जी प्लस ए बाई यहाँ पे l। ठीक है, और मैंने कहा है कि k क्या होता है, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो जब मैं इसे इक्वेट करता हूं तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है रूट अंडर g प्लस a बाई l, एंड दैट लीड्स टू टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई रूट अंडर l बाई g
प्लस ए। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं कि नीचे जो आपका टर्म है वो g प्लस ए हो गया। तो जब अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, जब व्हेन द बॉब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो हो क्या रहा है कि यहाँ जो नीचे जो इफेक्टिव जो ग्रेविटी है वो g प्लस ए हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अगर ग्रेविटी बढ़ जा रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ घट जाएगा, एंड टाइम पीरियड घटेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है इसकी बढ़ जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी ये ऑक्सीलेट करेगा। दिस विल बी द मीनिंग ऑफ दिस। So what can we conclude here is that effective gravity become g plus a। कब, जब हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये जो आपका बॉब था सपोज करो, और ये यहाँ था, और जब ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन खुद एक एक्सेलरेशन से भागा जा रहा है, तो रिजल्ट ये आया। लेकिन जब सिंपल पेंडुलम था, इस केसेस में जब मेरा क्या था, सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, और ये जब ऑक्सीलेट कर रहा था, तो इस केसेस में टाइम पीरियड की वैल्यू टी बराबर क्या आ रही थी, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो क्या देख रहे हैं, नीचे वाला टर्म्स में ए ऐड हो गया, जो एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अपवर्ड ऐड हो गया, मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, डिक्रीज करके, क्योंकि ये बट्टा में ज्यादा है तो छोटा हो जाएगा, तो टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, और टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी स्ट्रॉन्गर हो गया, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब इसका जी बढ़ गया, इफेक्टिव जी बढ़ गया, तो जी ही तो इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्सेस का काम कर रहा है। सो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ गया। इफ द एक्सेलरेशन इज लार्ज, जितना ज्यादा ऊपर की ओर एक्सेलरेशन होगा, पेंडुलम स्विंग्स फास्टर, पेंडुलम उतना तेजी से स्विंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगर आपने ए को इन्फिनिटी कर दिया तो टाइम पीरियड हमारा 0 हो गया। तो फिजिकली ये अनरियलिस्टिक है, बट इससे ट्रेंड का पता चलता है कि टाइम पीरियड घटता है, जैसे जैसे हम एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जो मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है, अब ये लिफ्ट के अंदर ये जो है, सपोज करो ये लिफ्ट है और इसके अंदर ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये जो है अटैच्ड है, और ये अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा टाइम पीरियड घटता जाएगा। सो हमने देखा कि की डिपेंडेंसी क्या है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी बाय ए। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अपवर्ड एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अपवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब दूसरा केस देखो कि ये हो गया जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है। अब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, मैं फिर इस प्रॉब्लम को यहाँ बाहर में इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जब मैं इनर्शियल फ्रेम में बैठ के इसको देखूंगा तो मैं साफ लिख सकता हूं कि टेंशन फोर्स टी, ठीक है, और ये मैं लिखूंगा इसको mg माइनस टेंशन फोर्स टी, और इक्वल टू क्या, तो ये जो बॉब है वो नीचे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो m टाइम्स ऑफ a एंड दैट्स लीड्स टू t इज इक्वल टू व्हाट, m इनटू g माइनस a। और हमने कहा है कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है k इक्विवेलेंट जो फोर्स कांस्टेंट है, दिस इज व्हाट, तो t बाई यहाँ से l निकाला है, तो मैं लिख सकता हूँ m इनटू g माइनस a और बाई l आ गया। और मैंने कहा है कि k इक्विवेलेंट क्या होता है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू g माइनस a बाई l होता है। सो ओमेगा बराबर रूट अंडर ऑफ g माइनस a बाई l, और टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई रूट अंडर l बाई g माइनस a। तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे कि यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेटिंग डाउन, ठीक है, एक्सेलरेटिंग डाउन मतलब आप देख सकते हैं इट इज ए केस ऑफ रिटार्डिंग अप, तो उस केसेस में हमारा टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए। सो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो गई है, घट रही है, तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस। तो जब हमारा मान लो कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर में अगर मान लो कि मैंने पेंडुलम ऐसे लगा रखा और ये पेंडुलम मान लो ऑक्सीलेट कर रहा है और लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो अल्टीमेटली जो इफेक्टिव ग्रेविटी फैक्टर है, इफेक्टिव ग्रेविटी जो जी है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, और घटने की वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज होगा बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स इज गेटिंग वीकर, ठीक है। और अगर तुमने जी को जो है अगर तुमने इतना एक्सेलरेट कर दिया कि ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी, तो उस केसेस में वेटलेसनेस हो जाएगा और ऑक्सीलेशन होगा ही नहीं, ठीक है, उस केसेस में ऑक्सीलेशन होगा ही नहीं। और अगर तुमने ए को जी के बराबर कर दिया तब तो ये 0 हो गया, और 0 हो गया तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, सो पेंडुलम स्टॉप ऑक्सीलेटिंग। वेटलेसनेस जिसको इसने कहा है कि ए अगर जी के बराबर हो गया तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गई, मतलब ऑक्सीलेशन हो ही नहीं रहा है, तो पेंडुलम ऑक्सीलेशन बंद हो जाएगा, ये वेटलेसनेस का सिचुएशंस होगा। लेकिन अगर तुमने ए को और ज्यादा बढ़ा दिया, ग्रेटर देन जी कर दिया, तो बॉब जो है ना, बॉब लूजेस कॉन्टेक्ट, स्ट्रिंग गोज स्लैक। स्ट्रिंग क्या होगा, तो इसे सिकुड़ जाएगा, जो है सो स्ट्रिंग सिकुड़ जाएगा, स्लैकनेस आ जाएगा,
तो स्लो एक्सीलरेशन छोड़ो, ये तो स्लैकनेस क्रिएट हो गया। तो ये चीज आपने यहाँ देख लिया। अब तीसरा केस आता है कि भैया ये एक्सीलरेटिंग है, मतलब ये साहब जो है ये पेंडुलम जब अगर मान लो कि अगर ये अभी एक्सीलरेटिंग नहीं थे तो इस सिचुएशन में होता ये, और यहाँ पे ऐसे अचानक से मान लो एक्सेलरेशन हुआ, तो इसकी वजह से आपको पता है जैसे एक्सेलरेशन होगा इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको इधर की ओर खींच करके लाएगा। तो अल्टीमेटली जो है तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारा अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो इधर ma लगा, इधर mg लगा। सो यदि हमने ये बोला कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली, तो जब हम इस फ्रेम में बैठ के एनालाइज करते हैं, किस फ्रेम में, इस फ्रेम में बैठ करके इस केस को एनालाइज करते हैं, तो हम कहां चले गए, हम चले गए यहाँ, इसमें बैठ गए तो हम बन गए नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के एनालाइज कर रहे हैं। और अगर हम बाहर एनालाइज करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, हम इनर्शियल फ्रेम में बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने एनालिसिस की सिंप्लिसिटी की वजह से हम अंदर जाके बैठ गए हैं, और अंदर जैसे ही बैठा है हमने इस पे जो है क्या स्यूडो फोर्स ma इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमने लगा दिया। वेट mg जैसा का तैसा ही इधर की ओर लग रहा था, ठीक है, वेट mg इधर की ओर लग रहा था। तो जो आप निकालोगे इस केस में, तो कैसे निकालोगे कि इसमें इस केस में भी जो आपका फोर्स कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट, जो हमने तरीका बताया है वो टेंशन फोर्स T बाई L बताया है, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स T है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बताया, और आपको पता है कि जैसे ही बॉब ये कार्ट एक्सेलरेट हुआ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन शिफ्ट हो गया। अब जो भी ऑक्सीलेशन होगा तो ये इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। सो ये इस तरह का इंक्लाइंड पोजीशन है, मतलब मान लो थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो गया तो यही अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इसी के अबाउट जो है सो पार्टिकल क्या होगा, तो यहां से यहां, यहां से यहां, इसी के अबाउट पार्टिकल क्या होगा, ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, द पार्टिकल विल कीप ऑक्सीलेटिंग लाइक दिस। तो इस केसेस में जो अगर मान लो कि टेंशन फोर्स निकालना है तुमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्या होगा तो कैसे निकालोगे, इट्स सिंपल कि तुमने क्या किया कि ये तुम्हारा बॉब, मतलब ये तुम्हारा वो था सरफेस था, और यहां से ये है कंडीशन, ये है तुम्हारा मास, तो इसका वेट क्या लगा, mg इधर की ओर लगा, ठीक है, और टेंशन फोर्स T इधर की ओर टेंशन फोर्स T लग रहा है, और वेट किधर की ओर लग रहा है, तो इधर की ओर तुम्हारा ma लग रहा है, ma इधर की ओर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं तुम ये लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज की टेंशन फोर्स, ये जो मान लो कि थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो गया है, टेंशन फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। एक कंपोनेंट जो इधर की ओर होगा तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अगर तुम ऐसे करोगे तो ये कितना 90 माइनस थीटा आ जाता है। तुम लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज की T साइन थीटा इज इक्वल टू ma, और यहाँ जो टेंशन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है T cos थीटा, तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और इस इक्वेशन 1 और 2 को जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मतलब 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके जब हम ऐड करते हैं, दिस इज T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। सो फाइनली T, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta, and this is equal to m into a square plus g square. So this will be 1. So tension force T बराबर what? Tension force T बराबर m into a square plus g square. This is the tension force T. So K equivalent की वैल्यू कितनी आई भाई, जब तुमने निकाला तो K equivalent की वैल्यू कितनी आई, K equivalent की वैल्यू आ गई m, मतलब T by L, m into a square plus g square, m into a square plus g square by L आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ K इक्विवेलेंट। मैंने कहा है कि K इक्विवेलेंट क्या होता है, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। दिस इज m इंटू a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर बाई L। यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर बाई व्हाट L, और इसीलिए जब t की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई रूट अंडर L बाई 2 पाई, मैंने एक चीज L बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 पाई t बराबर, यहां से देखो ना, यहां से k बराबर t बाई l हुआ ना, तो तुमने निकाला यहां से, तो a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हो गया टेंशन फोर्स T बराबर व्हाट, T बराबर व्हाट m इंटू a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, m इंटू a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, तो ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर बराबर दिस। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इट विल बी 2 पाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। सो फाइनली क्या आ गया
कि फाइनली एंड आपने देखा यहाँ से क्या चीज की दिस इज एल बाई दिस इज हाउ इट कैलकुलेटेड साइन स्क्वायर किया मैंने तो यहाँ टी स्क्वायर होगा सॉरी दिस इज टी स्क्वायर देयर मिस्टेक तो टी स्क्वायर हुआ यहाँ पे और मैंने क्या किया है कि जब इसको स्क्वायर किया है तो दिस विल बी एम स्क्वायर ना दिस विल बी एम स्क्वायर आई थिंक वी शुड चेंज द केसेस फ्रॉम नाउ कम टू द थर्ड केस with the time period of simple pendulum when the point of suspension is accelerating horizontally और वो कब होगा जब मैं इस पेंडुलम को एक काट में डाल दूं और जब काट में डालूंगा और अचानक से अगर सपोज करो ये रेस्ट में रहेगा तो उस केस में पेंडुलम का ओरिजिनल पोजीशन होगा ये ठीक है द मोमेंट कि मैंने जैसे इसको एक्सेलरेट किया तो पेंडुलम क्या होगा इधर की ओर जाएगा क्यों जाएगा इसको दो तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं या तो हम बाहर बैठ करके इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें ठीक है अगर हम बाहर बैठ करके इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे तो हम कहाँ हैं इनर्शियल फ्रेम में क्या है ये इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए तो चीजें थोड़ी अलग हो गई ऑब्जर्वेशन का तरीका बदल गया सिंप्लिसिटी के लिए मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ ठीक है मैंने क्या किया मैं अंदर जाकर के बैठ गया इसमें जो है सो अब अंदर में जब बैठूंगा तो मैं क्या हो गया मैं हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ठीक है नॉन इनर्शियल क्यों नॉन इनर्शियल हो गया क्योंकि मैं खुद ही एक्सेलरेटिंग हूं ए एक्सेलरेशन के साथ तो अब जब अंदर में बैठ करके मैं न्यूटन्स लॉ की सुविधाओं का उपयोग करूंगा उनके इक्वेशंस का यूज करूंगा तो उसको आपको पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जैसे बैठ गए तो जब तक लो ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स ना लगाओगे तब तक लो तुम ये नहीं कर पाओ ऑब्जर्वेशन जो है न्यूटन लॉज के हिसाब से मोशन का नहीं कर पाओगे तुमने देखा कि जैसे ही ये मतलब ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ सो यू हैव टू अप्लाई ए सूडो फोर्स इन दिस ब्लॉक तो ये सूडो फोर्स इधर mg इधर लगेगा और एक्सेलरेशन इधर की ओर लगेगा सो फाइनली क्या होगा कि इन दोनों फोर्स की वजह से बॉब अब इस पोजीशंस में इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी बॉब अपने इस पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के यहाँ चली आएगी और इस सिचुएशन में जब बॉब यहाँ चली आएगी तो ये दो फोर्सेस लगेंगे और ये पोजीशन जो होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉब अब बॉब को अगर एक्सीलेट करना है इस सिचुएशन में जब ये काट ए एक्सीलेशन से भागी जा रही है तो अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर देंगे मान लो कि बॉब को उठा के यहाँ ले आए और फिर हमने छोड़ा तो बॉब जो एक्सीलेशन करेगा वो कैसे करेगा यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ सो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना वो वर्टिकल नहीं होकर के इंक्लाइंड हो जाती है कब जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशंस की बात होती है तो उसमें इंक्लाइंड हो जाती है और सूडो फोर्स भी समझ में आ गया क्योंकि मैं इसमें बैठ के एनालाइज कर रहा हूं तो इसलिए मुझे इस पे सूडो फोर्स लगाना पड़ रहा है ठीक है तो आपको आप देखो अब मुझे पर्पस पे मैं बात करूंगा तो पर्पस हमारा है कि हम इसका टाइम पीरियड निकालें और हमने आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला दे रखा है कि जब भी सिंपल पेंडुलम की बात आएगी तो आप सीधे लिख देना के इक्विवेलेंट क्या लिखोगे के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट तो टेंशन फोर्स टी बाई एल जहां टी क्या होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम क्या होता है ये टेंशन 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 इन स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम तो देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो मान लो कि ये रहा और मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन सा है तो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशंस ये है ठीक है ये आ गया और हमें पता है कि जो वर्टिकल सिचुएशन से जो हमारा ये थीटा एंगल डिस्प्लेस्ड हो गया है ठीक है इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं भाई वो एक तो वेट mg इधर की ओर काम कर रहा है दूसरा टेंशन फोर्स टी इधर की ओर काम कर रहा है और तीसरा इस पे सूडो फोर्स ma इधर की ओर काम कर रहा है ठीक है तो अब जरा देखोगे इस टेंशन फोर्स का दो कंपोनेंट अगर मैं निकालूं तो वो कंपोनेंट क्या होगा टेंशन फोर्स का दो कंपोनेंट एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा इधर तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस है कि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा दैट्स व्हाई यू कैन राइट इट हियर t sin थीटा हियर t sin थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला है दिस इज द t cos थीटा सो अब क्या होगा कि अगर तुम लिखना चाहो तो तुम ये लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो ये t जो sin थीटा हो गई वो ma के बराबर हो गया और जो t cos थीटा हो गई वो mg के बराबर होगा इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके अगर तुम ऐड करोगे यू विल गेट टी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ए प्लस जी पे
ma² प्लस g² आएगा, ठीक है। तो ये जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट यू गेट इज दैट t² इज इक्वल टू m² इंटू a² प्लस g² एंड दैट लीड्स टू टेंशन फोर्स T बराबर m रूट अंडर a² प्लस g²। इसीलिए जो अब आप इस इक्वेशन से जब आप k इक्विवेलेंट निकालोगे, इस केसेस में जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द पेंडुलम क्या होगा, तो k इक्विवेलेंट इस केस में क्या होगा, दिस विल बी रूट अंडर यहाँ पे m a² प्लस g² बाई l होगा। और आपको पता है कि k बराबर क्या होता है, तो m इंटू ओमेगा² बराबर m रूट अंडर a² प्लस g² बाई यहाँ से l होता है, तो m से m काट दो। सो ओमेगा विल फाइनली बी व्हाट, डबल रूट। ओमेगा विल फाइनली बी एक रूट तो ये हो गया, यहाँ पे रूट अंडर क्या हो गया, a² प्लस g² और बाई यहाँ पे l हो गया। तो टाइम पीरियड t बराबर क्या हो गया, तो 2 पाई बाई ओमेगा विच विल लीड्स टू 2 पाई रूट अंडर l बाई रूट ऑफ a² प्लस g²। So this will be the time period when the point of suspension of the pendulum is accelerating horizontally। मतलब किसी काट में बंद है और ये काट अचानक से एक्सेलरेशन से मूव करने लगा, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन ये आ गया। सो फाइनली व्हाट यू हैव डिराइव्ड इज दैट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l लेंथ ऑफ द पेंडुलम बाय स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस a²। इस रिजल्ट को अगर थोड़ा सा एनालाइज करो तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो इफेक्टिव ग्रेविटी इज द वेक्टर सम ऑफ g एंड a। जो g फोर्स नीचे लग रहा है और जो a फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो इसका वेक्टर सम है। इसका क्या है, वेक्टर सम ऑफ g एंड a। तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीजेस एज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इंक्रीज। क्योंकि जैसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बढ़ा मतलब a बढ़ा मतलब नीचे वाला माल बढ़ा, और इसलिए ऊपर क्या ये घट गया। टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज करेगा जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। तो समझ गए बात। इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर बात की जाए तो ये बताओ कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस कितना शिफ्ट हो गया। पहले जो था वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस ये होना चाहिए था और अब ये थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया। तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको समझाया ना कि ये जो आपका है, ये मान लो बॉब है, ये इसका ये था ओरिजिनल इक्विलिब्रियम सिचुएशंस, और अब ये बॉब जो है तो थीटा एंगल ये से शिफ्ट हो गई है, तो ये यहाँ आ गया। अभी थीटा एंगल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने कहा कि नीचे फोर्स mg लग रहा है, इधर प्योर सूडो फोर्स ma लगा रहे हैं क्योंकि हम खुद काट में बैठे हुए इनर्शियल फ्रेम में हैं। तो टेंशन फोर्स जो t इधर लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट हमने कहा, एक कंपोनेंट हो गया यहाँ से ये और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये। सो t ये क्या हो गया, दिस इज t sin थीटा, दिस इज t cos थीटा। सो बेसिकली क्या आया कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल टू ma। सो हम लिख सकते हैं कि टेंशन करके tan थीटा cos इज a बाई g। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई g। तो इक्विलिब्रियम के साथ कितना अलाइंड हो गया, मतलब जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से पोजीशन था उसके साथ थीटा एंगल, और थीटा एंगल इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ एक्सेलरेशन a बाई g आ गया। तो हमने ये तीन केसेस देख लिए एंड द लास्ट वन दैट रिमेन्स स्टिल अनरिजॉल्व्ड इज द केस व्हेन द पेंडुलम इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो यहां भी कुछ नहीं करना है, यहां भी वही फॉर्मूला यूज करना। अगर टाइम पीरियड पूछ दे आपसे, आप सिर्फ यही करना कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इसका k इक्विवेलेंट क्या होगा, k इक्विवेलेंट होगा टेंशन इन द रोप। ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन T एंड बाई L। ठीक है, और अगर k इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलेगी यहां से तब हम ओमेगा और टाइम पीरियड निकाल लेंगे। अब टेंशन क्या होगा इस कंडीशन में, टेंशन इन द रोप एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे निकालोगे, ये देखो। इस केसेस में देखोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखोगे तो ये जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सबसे पहले देखो तो mg नीचे की ओर लगेगा, ये जो वेट है ये mg नीचे की ओर लग रहा है, और इस वेट का जो एक कंपोनेंट है, ठीक है, इस वेट का क्या होगा, तो एक कंपोनेंट इधर की ओर लगेगा। ठीक है, इस वेट का एक कंपोनेंट इधर की ओर लगेगा तो इधर की ओर लगेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे कि ये जो मतलब हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये अल्टीमेटली ये g sin थीटा के एक्सेलरेशन से इधर की ओर आएगा।
तो जब जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से इधर की ओर आएगा तो ये क्या होगा, ये अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन अब चेंज करेगा, क्योंकि जो हम इसमें बैठ कर ऑब्जर्व करेंगे तो इधर की ओर फोर्स लगेगा कितना, तो जी साइन थीटा इधर की ओर लगेगा। और जी साइन थीटा अगर इधर की ओर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली अगर मैं इस फ्रेम में बैठ के एनालिसिस करूँ तो इधर एक फोर्स लगा जी साइन थीटा और नीचे हमारा एम जी लग रहा है, ठीक है, नीचे हमारा एम जी फोर्स लग रहा है और इधर टेंशन फोर्स टी लग रहा है। तो टेंशन फोर्स जो टी, इसको आई थिंक वी हैव टू रीएनालाइज इट। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड एंड द लास्ट केस, जब हमारा जो सिंपल पेंडुलम है इट इज फिक्स्ड इनसाइड ए कार्ट एंड द कार्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन द प्लेन, और ये जो प्लेन है वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। तो उस केसेस में भी अगर मुझसे टाइम पीरियड पे इसका इफेक्ट पूछा जाए तो वी हैव टू गो इनसाइड द एक्सेलरेटिंग कार्ट, मतलब हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके बैठना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं है, आप बाहर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट द कैलकुलेशन बिकम ह्यूज। तो मैं जाकर के सीधे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन डिराइव कर रखा है कि सिंपल पेंडुलम का जो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट होता है, ई इक्विवेलेंट, दिस ई इक्विवेलेंट जो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ई इक्विवेलेंट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टेंशन फोर्स टी by length L of the pendulum. Now tension force T क्या होता है, तो tension at the equilibrium positions, tension at equilibrium conditions, equilibrium क्या होगा, tension at equilibrium condition क्या equivalent equal to क्या होता है T by L, and यहाँ पर T क्या होता है, तो tension at equilibrium position, tension in the string at equilibrium कंडीशंस पे, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि जैसे ही ये जी साइन थीटा से कार्ट एक्सेलरेशन स्टार्ट करेगा और आप अंदर जाकर ऑब्जर्वेशन शुरू करोगे तो इस पे एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एम जी। तो इस सूडो फोर्स क्या लगेगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू जी साइन थीटा, ये लगेगा सूडो फोर्स, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ एम जी फोर्स इस पे लग रहा है। और टेंशन फोर्स टी क्या हो गया, तो टेंशन फोर्स टी इधर हो गया। तो जो आपको तो पता है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएगा तो उस कंडीशंस में जो भी फोर्सेस होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ तो ये तय है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ये अपना इस पोजीशन से इंक्लाइंड होकर इधर चला आएगा और तब वो ऑक्सीलेट करेगा इसके अबाउट जो है। बट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि एम जी नीचे, एम जी साइन थीटा ऊपर, टेंशन फोर्स टी इधर। तो कहीं ना कहीं टेंशन फोर्स टी क्या होगा, टेंशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्सेस बैलेंस होंगे। सो टेंशन फोर्स टी जो है आपका, टेंशन फोर्स जो टी है उसको अगर लिखा जाए तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ही तो होगा टेंशन फोर्स टी, ठीक है। और इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। दो वेक्टर के बीच में जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, रूट अंडर सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ दो वेक्टर कौन सा है, एक वेक्टर ए मान लो ये mg है, दूसरा वेक्टर बी मान लो ये mg साइन थीटा है, और तीसरा जो एंगल है इनके बीच थीटा वो कितना है, तो 90 प्लस थीटा है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा, इट इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन फोर्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो टेंशन फोर्स टी इज इक्वल टू व्हाट, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो दिस विल बी mg पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से दूसरा एक हो जाए mg साइन थीटा पे स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ये हो गया m स्क्वायर और यहाँ से g ए बी और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ, यहाँ से जो कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। सो फाइनली we have tension force T is equal to, we have tension force T is equal to m root under, tension force T is equal to m root under g square plus g square sin square theta और माइनस 2g स्क्वायर, और यहाँ से जो होगा तो माइनस 2g स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, तो साइन स्क्वायर यहाँ से थीटा, क्योंकि आपको पता है cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, सो दैट्स लीड्स टू दिस। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये कितना आ गया, इट विल बी इक्वल टू 2g स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज दिस। तो आप लिख सकते हो इसको m एंड रूट अंडर जो है रूट अंडर इसको क्या लिख सकते हो, तो जी स्क्वायर, सॉरी ये क्या हो गया, समटाइम इट, सो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, m रूट अंडर यहाँ से तो जी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट्स विल m इज इक्वल टू जी एम जी और cos थीटा, दिस इज mg cos थीटा। तो टेंशन फोर्स T क्या आ गया इक्विलिब्रियम कंडीशंस में mg। वैसे भी जो स्मॉल ऑक्सीलेशन है तो टेंशन फोर्स थ्रू आउट द ऑक्सीलेशन हम सेम ही एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि जो mv स्क्वायर बाय जो l पैरामीटर है वो तो हमने डेरिवेशन में पहले ही जीरो एज्यूम कर रखा है, क्योंकि v क्या होता है तो बहुत छोटा होता है, वेरी टेंडिंग टू जीरो होता है, और v जीरो होता है और साथ में जो थीटा होता है वो टेंडिंग टू जीरो होता है, तो साइन थीटा के अप्रोक्सीमेशन की वजह से ये कंप्लीटली जीरो ही हो जाता है। तो टेंशन फोर्स कंप्लीटली जो है सो हमारा कांस्टेंट ही हम एज्यूम करते हैं। तो टेंशन फोर्स यहाँ होगा टी एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट क्या हो गया, तो टी बाई एल मतलब क्या चीज एम इंटू जी कॉस थीटा बाई एल, और आपको पता है क्या होता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा बाई एल। सो एम से एम काट दीजिए तो फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर जी कॉस थीटा बाई एल, दैट्स व्हाई टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी कॉस थीटा। अब देखो आप तो पहले ही एज्यूम कर रखे हो कि थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो कॉस थीटा वैसे भी क्या हो जाएगी इक्वल टू 1 हो जाएगी इस एज्यूम्पशन के साथ। तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड कुछ खास तो नहीं बदलता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3-4 केसेस। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।